नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कुछ कंपनीज का अपडेट नहीं, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स भी शेयर करूँगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस सारे कंपनीज के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले देखिए एक शानदार तरीके से मुझे एक पैटर्न्स मिला था। जिस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैं काम करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, वो है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का। तो इसके ऊपर मैं बहुत बार आपके साथ जिक्र किया हूँ और इस तरीके से इस पैटर्न्स को मैं कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, ऑब्वियसली कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल ठीक है, तभी इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर काम करता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर पैटर्न्स को देखेंगे तो पैटर्न्स जब भी ब्रेक हुआ, तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और एंट्री होने के बाद एक शानदार तरीके से 38% का रिटर्न मिला और वो भी 43 डेज में। तो 38% रिटर्न 43 डेज में कोई कम नहीं है, बहुत शानदार रिटर्न होते हैं। और हमेशा मैं इस तरीके से चीज़ों को मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि कंपनीज़ के ऊपर जब भी काम किया जाए, तो एक चीज़ों को हमेशा याद रखना है कि कंपनीज़ के ऊपर टेक्निकली चैंपियंस बनने के बाद आपको हमेशा एक शानदार पैटर्न्स ज़रूर बना के देंगे और उस पैटर्न्स के लिए इंतज़ार करना। अभी फाइनली देखिए जब ब्रेकआउट हुआ, मतलब टारगेट हुआ, उसके बाद देखिए कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया। मतलब एक रेंज के बेसिस में कंपनी काम किया। अभी फाइनली देखिए वो रेंज को ब्रेकआउट किया, मतलब इस लेवल को वो ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए मतलब फिर से नीचे आया और उसके बाद देखिए फिर से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी किया, फिर से रिटेस्ट किया। तो जब भी कोई रेंज बनता है और ब्रेकआउट कंफर्म करता है, तो उसके बाद एक बार वो रिटेस्ट जरूर करता है। अगर रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो सोचिए एक बड़ा धमाका हो सकता है। अभी इस तरीके से ट्रेडिंग थोड़ा-सा रिस्की होता है ऑब्वियसली, इसको सोच समझ कर काम करना चाहिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से ट्रेड आप बिगिनर है तो मत लीजिए। हाँ, जिसके एक्सपीरियंस है वो ज़रूर इस तरीके से ट्रेड को रिसर्च करिए। और हाँ, इस शायद मुझे लगता है यही कारण की वजह से 2169 का यहाँ पे टारगेट रखा गया। अभी करंट प्राइस कितना है? करंट पे 2114 और टारगेट कितना रखा गया है? 2169। ऑब्वियसली ये टारगेट किसने रखा? ईस्ट इंडिया सिक्योरिटीज ने। देखिए टारगेट आज का नहीं, बहुत पहले से ही रखा गया है और मैं सिर्फ आपको इसीलिए अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से टारगेट जो बड़ी इंस्टीट्यूशन रखते हैं, कुछ ना कुछ सोच कर ही रखते हैं। तो हमेशा आपको इंस्टीट्यूशन को ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना है और कभी भी उसका ट्रेड को इग्नोर भी नहीं करना है। आप कहेंगे सर करूँ तो क्या करूँ? क्या बाय करूँ क्या सेल करूँ? देखिए हमेशा काम आपको खुद के रिसर्च के बेसिस में करना है। अगर आपके रिसर्च और इंस्टीट्यूशन का रिसर्च सेम टू सेम हुए तो एक पॉसिबिलिटी मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है टारगेट पाने का। देखिए आप मान के चलिए टारगेट लेके चल रहा है 2000 के आसपास और आपने देखा किसी बड़े इंस्टीट्यूशन भी 2000 के ऊपर टारगेट रखा है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा कि उस टारगेट को अचीव होने का चांसेस है। अगर कंपनी बेस्ट है तो कभी ना कभी उसका टारगेट होगा ही। तो मैंने कंपनी को किस तरीके से रिसर्च किया वो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। देखिए जो कंपनी का 10 साल पहले से 250 करोड़ का, सॉरी 220 करोड़ के आसपास रिजर्व था, वो बढ़ के हो चुका है 1300 करोड़ के आसपास। एक अलग लेवल का कंपनी का रिजर्व देखने को मिला। और कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो मतलब सिर्फ 1 करोड़ का कर्जा है, मतलब ना के बराबर है। मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 1100 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक अच्छी बात है और यही अच्छी बात के कारण शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाय करना स्टार्ट किया। म्यूचुअल फंड के पास 7.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 13.5% हो चुके हैं और एफएस के पास 8.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 11.5% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं, हर किसी व्यक्ति के मन में टाटा पावर का जो व्यू है वो क्लियर कट व्यू देखने को मिला है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते रहते हैं सर कंपनी का प्राइस आज 400 के आसपास है, तो आपका कौन सा लेवल में बाई है? एक्चुअली मेरा जो बाइंग लेवल है वो 200 के आसपास है। 200 से भी मतलब नीचे देखने को मिलेगा क्योंकि मैं बहुत नीचे लेवल से बाई करके रखा हूँ और मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट दुगना से भी ज़्यादा चल रहा है। फिर भी मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। हाँ, जब जब इस कंपनी के ऊपर कोई शॉर्ट टर्म बेसिस में, कोई स्विंग बेसिस में ट्रेड मिला, उसको कभी भी मैं नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से मुझे देखने को मिलता है। क्योंकि 12,000 से कंपनी पिछले साल में 12,000 करोड़ का सेल्स किया था, वो आज बढ़ के 15,800 करोड़ बन चुके हैं।
प्लस सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ आया और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 939 करोड़ से 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर हर कोई व्यक्ति फोकस रखे है। जैसे आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन देखिए, जैसे प्रोमोटर के पास तो पहले 46% होल्डिंग था, आज भी है। और एफएस ने देखिए कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया था, अभी धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया था, 3% होल्डिंग हो गया था मार्च 2023 में, मतलब 1 साल पहले, और आज बढ़ के वो डबल हो चुके हैं। तो यही होते हैं पावर। अगर अच्छे कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस करे तो उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन हमेशा बने रहते हैं। तो एफएस के पास भी 10% के आसपास होल्डिंग है, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्टर ने बना था, दो पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। पहले पैटर्न यहाँ पे बना, कफ हुई था पैटर्न, तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, टारगेट शानदार तरीके से 25% मिला। सेकेंड एंट्री कुछ इस तरीके से रेंज बेसिस में बना, जिसका 1:3 का टारगेट था, वहाँ पे भी 30% के आसपास टारगेट मिला। तो देखिए बार बार आपको टारगेट मिलेगा, आपको हमेशा स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके कंपनी के परफॉर्मेंस को फॉलो करके काम करना। अभी अब मुझे पिछले बार एक दोस्त ने कमेंट किया, सर क्या अभी इस जगह पे एंट्री लेने वाला है? मैं बिल्कुल एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं दिखा। जब तक कोई पैटर्न्स ना दिखे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लेता। तो बार बार मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप पेशेंस के साथ बने रहिए उस कंपनी के ऊपर तब तक जब तक वो कंपनी खुद कोई पैटर्न्स क्रिएट ना करे। क्योंकि जो पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इस पैटर्न्स को आप 10 साल पीछे जाकर बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा, कभी कभी लॉसेस भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप जाकर बैक टेस्टिंग करके देखिए। देखिए किसी भी तरीके से मैं कभी भी किसी को बाई सेल का रिकमेंड कभी नहीं किया और कभी करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और मेरा कहने का मतलब है, मैं हमेशा आपको सारी चीज़ों को समझा सकता हूँ। मेरा काम आपको बाई सेल कराना नहीं है, मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को सिखाना है। मेरे 8 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। अगर आप बाई सेल टिप्स लेने के लिए आए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, मेरे बहुत पहले से इस कंपनी के ऊपर निवेश है। बहुत पहले से, मतलब कोविड के बाद ही मैंने निवेश किया था, बहुत ग्राउंड लेवल में निवेश है, और मेरा ऑलमोस्ट फंड दुगुना नहीं 3 गुना के आसपास चल रहा है। तो बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज एक ऐसे कंपनी है, जब गिरावट का माहौल हुआ था तब बहुत सारे मेरे दोस्त ने खुद मुझे कमेंट्स किया था कि इस कंपनी से एग्जिट करना ही ठीक होगा। मेरे दो दोस्त ने एग्जिट भी कर लिया और मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करा। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ों को मतलब एनालिसिस करके मुझे एक चीज़ों को अच्छा लगता था एक साइड के ऊपर, कि एक साइड में मैं मेरे खुद के एरिया में, गाड़ियों में, हर जगह पे मैं यही देखता है कि एक साइड का ही बैटरी यूज़ किया जा रहा है। तो जो कंपनी का बैटरी सारे जगह पे यूज़ किया जा रहा है, तो उस कंपनी आज शायद कुछ कारण के बेसिस में गिरावट हुआ है, तो वो कंपनी क्या वापस खड़ा नहीं हो पाएंगे? देखिए वॉरेन बफेट जी की एक बात को याद रखना, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आप ध्यान से रखना, मतलब ध्यान देना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होते हैं? आप सीधी सीधी भाषा में बता दूं, वॉरेन बफेट जी के भाषा में, कि अगर कोई कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, मतलब उसका फंडामेंटल फाइनेंशियल सब कुछ ठीक है, और उसके बाद शेयर आपको 500 का शेयर आपको अगर 250 में मिले, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये बात मैं नहीं, वॉरेन बफेट जी का इंटरव्यू जाकर देख लेना, उन्होंने खुद कहा। और मैं उनकी राहों पे, उनके स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके मैंने बहुत बार पैसा कमाया हूँ। और मैं आपको यही बात बार बार बोलूँगा कि सारी चीज़ों को समझ कर अगर आप काम करेंगे ना, कभी भी आपको लॉसेस नहीं होगा। हाँ, लॉसेस होगा, छोटा मोटा लॉसेस होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉसेस बहुत कम हो जाएगा। अभी देखिए एक साइड के ऊपर मैं कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया। 3000 से 3500 बना, 3600 बना, 4000 बना। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट 320 करोड़ से बढ़ के 3900 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि इतना प्रॉफिट कहाँ से आ गया। एक्चुअली कंपनी का आधा से इनकम से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मतलब इनकम आया था, उसके बेसिस में प्रॉफिट बढ़ चुके थे। अभी देखिए उसके बाद 180 करोड़, अभी देखिए 186 करोड़। मतलब कंपनी एक रेंज के बेसिस में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और दूसरी बात सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर था, अभी धीरे धीरे करके कंपनी कर्जा बढ़ाया। अभी कर्जा बढ़ाने का दो मकसद है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसके ऊपर नया नया
वो प्लान भी मतलब नया प्लान भी बना रहा है, जिसके चलते कंपनी की इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है, पैसे का ज़रूरत है, तो इसलिए उन्होंने कर्जा उठाया। अभी देखिए जो कर्जा लिया, इस कर्जा वो मामूली कर्जा है मेरे हिसाब से, क्योंकि उस कर्जे को वो ईज़िली मिटा सकते हैं, क्योंकि हाथ में 12,000 करोड़ का रिज़र्व है और फिक्स एसेट 4,000 है, तो क्या वो 1,000 करोड़ का कर्जा नहीं मिटा पाएँगे? इस बात को पहले समझिए। कंपनी के हाथ में जो कैश है, उसी पैसे से ही वो रिज़र्व खुद ही खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। कंपनी के हाथ में कितना कैश है? करीबन 1,300 करोड़ के आसपास। तो चीज़ों को इस तरीके से आप रिसर्च करिए, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न, तो बहुत दिनों से मुझे काफ़ी ध्यान पैटर्न्स मिला था, और बहुत दिनों का मतलब बहुत दिनों से पहले, कोविड से पहले 2018 से, तो सॉरी 2000 एक्चुअली 18 से कंपनी के ऊपर पैटर्न्स बना था, काफ़ी ध्यान पैटर्न्स, और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितना धमाका परफॉर्मेंस किया। तो यही मैं बार-बार आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंपनी आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और कंपनी बेस्ट है, तो सोचना वो कंपनी जब भागना स्टार्ट करेंगे, हाँ, हाई लेवल को ब्रेक करने के बाद, तब रुकेगा नहीं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वर्धमान पॉलिटिक्स लिमिटेड। तो वर्धमान पॉलिटिक्स लिमिटेड जो है, वो बेसिकली एक 300 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है स्प्लिट का। तो इस कंपनी स्प्लिट आपको अनाउंसमेंट कर चुके हैं, स्प्लिट आपको दे चुके हैं 17 तारीख को। तो कितने सारे दोस्तों को स्प्लिट मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर दिया है, और उसके बेसिस में मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए शेयर प्राइस 12 रुपीज़ हो चुके हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो जब कंपनी स्प्लिट करेंगे, फेस ब्लू 1 रुपये करेंगे, तो आपका शेयर भी मतलब 10 गुना कम हो जाएगा। तो यही दिखाने के लिए मैं इस अपडेट आपके साथ यहाँ पे रखा हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।